अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में जो तरामीम की गई थी उसके हवाले से जो इमरान खान साहब ने केस दायर कर रखा था वो तरामीम बहाल हो गई हैं। इससे पहले उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ये केस सुन चुका और ये तरामीम को उड़ा दी गई थी जब उमर अता बंदयाल साहब इस केस को सुन रहे थे, लेकिन बीच में फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया और फिर अब उसके बाद ये तरामीम जब बहाल हुई हैं तो इमरान खान साहब को भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह से कि अलकादिर ट्रस्ट वाला जो मामला चल रहा है और जो दूसरा एक तोशाखाना वाला केस चल रहा है वो नैब के परव्यू में नहीं आएंगे, लेकिन उसके अलावा मामला ये आगे बढ़ सकता है कि पहले तो जैसे इमरान खान कहते हैं कि 80 लाख के हार को बता दिया गया 3 अरब रुपए का, तो अब वो 50 करोड़ से नीचे लेके आ सकती है नैब के जनाब। अच्छा, अब हमने जो है ना उसके जो अप्रेजल था वो हमने कम कर लिया उसका। खैर एनीवेज, सुप्रीम कोर्ट ये बात करती है कि ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हुए, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं थी, कानून साजी जो है वो पार्लियामान का इख्तियार है, लिहाजा ये इमरान खान साहब की इस्तदा दुरुस्त नहीं थी। और ये भी उन्होंने कहा कि नेक नियति से ये दरख्वास्त दायर नहीं की। मिस्टर न्याजी का वर्ड 11 मरतबा इस्तेमाल किया गया फैसले के अंदर। काजी फायज ईसा साहब ने ये फैसला लिखा। शाह खावर साहब माहिर कानून हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब भी डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। शाह खावर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तरामीम बहाल की हैं, आप क्या समझते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे वायलेट नहीं हो रहे, वन। सेकंड इज कि तरामीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि फिर तो हमारे पास, अगर हम ये कहते हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होता रहा, बिल्कुल होता रहा होगा, लेकिन और जो बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो भी तो असर और रसूख के तहत काम करती हैं। और इस मामले को ये कर देना कि बारे सबूत मुलजिम पर नहीं रहेगा, वाइट कॉलर क्राइम तो फिर पकड़ा ही नहीं जाता। कैसे देखते हैं आप जो तरामीम बहाल हुई हैं, पार्लियामेंट ने जो की और फिर उनको अपना फायदा भी हुआ, उसका उनके केसेस खत्म हुए उसमें? देखिए, बात यह है कि इस पे बड़ी देर से बहस हो रही थी कि जो नैब का जो लॉ है उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या अपने सियासी मुखालफीन की जो है वो कलाई मरोड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता था। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जब ये 1999 में जनरल मुशर्रफ के दौर में ऑर्डिनेंस आया तो उसको पहले तो चैलेंज किया गया हस्बंद यार वली केस में। उसमें उसकी बहुत सारी प्रोविजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खत्म कर दी, कर दिया जी। उसके बाद भी हमने देखा जब ये नैब का कानून अमल में आया तो इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता रहा। ठीक है। जो भी हुकूमत वक्त होती थी वो अपने मुखालफिन के खिलाफ नैब में केसेस बनाती थी, उनको कई दिन या कई जो है हफ्ते उनको कस्टडी में रखा जाता था। उनको फिर अगर उनकी पॉलिटिकल, अगर वो उनकी चीजों पे अगर वो राजी हो जाते तो फिर उनके केसेस खत्म होते रहे। तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कई जजमेंट्स में इसका इजहार होता रहा। खुद आसिफ सईद खोसा साहब जो थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने बहुत सारे केसेस में बल्कि अपनी तकरीर में भी कहा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल। लेकिन ये आगे भी होगा कथा कलामी की माजरत, अभी भी उसके अंदर पूरा एक ऐसा आपके पास तरीकाकार बहुत सारे मौजूद हैं कि आगे भी किया जा सकता है उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल। बिल्कुल, देखिए अभी भी निकला जा सकता है। हाँ जी, मैं आपको बताऊं, अभी भी निकला जा सकता है। देखिए, जो नैब का अगर आप प्रीएम्बल पढ़ें तो उसमें ये है कि ये न सिर्फ जो है अकाउंटेबिलिटी करेगा बल्कि इसमें जो कौमी खजाने से लूटा हुआ पैसा है वो भी वापस लाया जाएगा। तो इसमें एक प्ली बारगेन का और वॉलंटरी रिटर्न का एक मैकेनिज्म इसलिए डाला गया था। उसके पीछे विजडम यही थी कि बजाय इसके कि आप लोगों को साल हा साल कैद में रखें, उनको सजा याफ्ता जरूर डिक्लेयर करें, लेकिन वो जो रकम जो है गबन शुदा है और वो जो मिसअप्रोप्रिएट हुई है वो वापस उनसे लेके कौमी खजाने में डाल दी जाए। तो इसमें मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि मैं इस हक में हूँ कि ये हर केस में जो है नैब को नहीं आना चाहिए। उसके लिए जो है वो सूबाई महकमे मौजूद है, एंटी करप्शन के, लेकिन बॉस उन पे भी तो सियासी असर और रसूख रहा है। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, उसका भी रहता है, लेकिन चूंकि नैब का जो है उसका रोब और दबदबा जरा ज्यादा होता था। मैं रोब दबदबा तो रहा है सर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछने की इजाजत दीजिए शाह खावर साहब। सवाल मैंने आपसे पूछना, चूंकि आप इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना जो घड़ियों वाला मामला था उसमें आप प्रोसिक्यूटर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से आप
ये आपको किसी ने गलत बताया? नहीं सर, आप मैं तोशा प्रोसिक्यूशन खाना टीम का हिस्सा नहीं थे कभी आप भी- उसमें। नैब का कभी भी प्रोसिक्यूटर नहीं रहा। नहीं, आप नैब का अपनी नहीं, दुष्ट तोशा करते खाना वाला जो पहले वाला केस था जिसमें इमरान तोशा खान को खाना सजा वाला हुई हो थी। या जो हो, उसमें मैं प्रोसिक्यूटर नहीं था। आपकी नहीं, मैं आप दुरुस्ती कर रहा प्रोसिक्यूशन हूं। टीम का हिस्सा नहीं थे सर, अब्बासी साहब के मैं- साथ, मुजफ्फर अब्बासी थे गालिबन साथ। खाना वाले में नहीं था। मैं साइफर में शुरू में जरूर था, लेकिन बाद में मैं उसकी प्रोसिक्यूशन टीम से हट गया। हट गए ना, लेकिन आप थे तो सही उसके अंदर। अब वो इमरान खान लेकिन साहब तो तोशा खाना में आप जो बात कर रहे हैं, मैं नैब का कभी भी प्रोसिक्यूटर नहीं रहा। ठीक, ये ठीक। आपको मैं बता दूं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे अब सवाल कीजिए। मैं अर्ज में ये कर रहा था कि अब जैसे ये है कि 50 लाख से नीचे वाला 50 लाख से ऊपर होगा तो वो नैब के परव्यू में होगा। अब वो चूंकि तरमीम बहाल है, नैब के पास तो अभी भी ऑप्शन मौजूद है कि जिस बंदे को उन्होंने फंसाना हो वो फिर 50 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे, वो 50 करोड़ से नीचे रह लेंगे और वहां पे फिर दोबारा किसी को भी रख सकते हैं। वो उसमें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा उसके साथ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें हर चीज को शक की निगाह से भी नहीं देखना चाहिए। जो मौजूदा नैब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनसे ये तवक्को नहीं करता कि वो बिला किसी जस्टिफिकेशन के 50 करोड़ का जिसका नहीं बनता तो उसको नीचे वाले को ऊपर में है। ऐसा इशू नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। सर वो कर दिया ना 50 करोड़ से ऊपर उन्होंने, 3 अरब का बना दिया, घड़ियां 3 अरब की करनी थी उन्होंने, तो वो किया था ना पहले भी। अब क्यों नहीं हो सकता? मैं अर्ज कर रहा हूं कि अरबों रुपए में घड़ी की कीमत ले गए थे वो पहले भी, अब क्यों नहीं कर सकते? ये किसकी बात कर रहे हैं आप जी? तोशा खाना में सर, अभी कुछ अर्सा पहले ये जो इमरान खान को वो घड़ियों वाले मामले का सजा हुई है, उसका जो तोशा वाला केस जो है और वो जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो केसेस हैं, वो भी मेरा ख्याल है इससे बेनिफिट होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि 50 करोड़ वालियत से ऊपर के। ठीक है, बिल्कुल ठीक। शाह खबर साहब, मैं मुसलसल देख रहा हूं कि नए चेयरमैन मोहसिन नकवी के आने के बाद कौमी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो मुसलसल नीचे जा रही है। आप पीसीबी आइन के तहत इलेक्शन कमिश्नर और फिर कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी बने, आपको पीसीबी के इलेक्शन करवाने का मैंडेट भी मिला था और मुकम्मल आपका उस वक्त भी अबूर था जब मोहसिन नकवी साहब बने। क्या आप पर उस वक्त कोई प्रेशर था जिस वजह से आपने ये फैसला किया, या फिर अगर प्रेशर नहीं था तो फिर इस वक्त कौमी टीम क्रिकेट टीम का जो सवाल आया उसमें आप भी मुलव्वस रहे हैं और आप ये गलती तस्लीम करते हैं? देखिए, अगर मेरे जब जो दौर था, मैं जब चेयरमैन था शायद एक माह के लिए, अगर उस दौर में अगर क्रिकेट खराब हुई है तो उसकी मैं कोई आर महसूस नहीं करूंगा कि मैं उसकी गलती तस्लीम करूंगा। लेकिन चूंकि मैं कम अर्से के लिए था, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेरा जो तकर्रर हुआ था वो इलेक्शन कमिश्नर हुआ था पीसीबी का, वो उसके आइन में एक ओहदा है और उसकी जो सबसे बुनियादी बात थी जिसको कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी इंडोर्स किया था कि मुझे मैंडेट ये दिया गया था कि मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दूं रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीबी के मुताबिक। तो वो पिछले कोई 13 माह से वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील नहीं हो पा रही। उसमें कुछ गलतियां होती थी और एक फरीक जो है दूसरे फरीक के खिलाफ वो चला जाता था हाई कोर्ट्स में, और आखिरी जो रिट पिटीशन थी जो मैंने खारिज करवाई वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से थी। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मुझे मैंडेट दिया कि आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे। मैंने सिर्फ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए थे जिसकी तादाद 10 थी, और उस 10 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर में से एक हम मान लेते हैं आपका उसमें नहीं है, कोई कसूर नहीं है सर। वो हम एक तो और बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी बोर्ड नहीं मान लिया सर हमने। मैं नहीं वैसे मानना, ये बाजवा साहब मेरे भाई है, ये मान रहे हैं। मैं तो समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब को बनाने में अहम किरदार आपका था बॉस, मैं कैसे मान लूं? मैं आपको मेरी बात, मेरा जवाब सुन रहे जी सर। मैंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दिया था। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर अहल होते हैं चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। हमने वेबसाइट पे तमाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर को इनवाइट किया कि जो चेयरमैन के लिए इंतखाब लड़ना चाहता है वो आ जाए। जी जी। मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ किसी मेंबर ने बतौर उम्मीदवार नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं सर, वो उन्होंने करना भी नहीं था। ये भट्ट साहब आप देखें, मोहसिन नकवी साहब को आप ऐसे कह रहे हैं कि शाह खबर साहब ने सिलेक्ट किया, ये बड़ी मैंने तो सीधा पूछा अकबर बाजवा साहब के क्या उस वक्त आप पे कोई प्रेशर था या नहीं? वो कह नहीं, उन्होंने बता दिया। एक इंपॉर्टेंट मैटर है, मैं बहुत सारी पोजीशंस पे रह चुका हूं, मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया, और मुझे जो इलेक्शन कमिश्नर भी बनाया गया था पीसीबी को, वो इसलिए बनाया गया था कि अल्लाह का फजल है कि मेरी रेपुटेशन ऐसी है कि मैं किसी का प्रेशर कबूल नहीं करता,
और हमेशा अपने जमीर और जो है उसके मुताबिक काम है। परफेक्ट सर। अच्छा, डीजी आईएसपीआर ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं जरा उस पर आना चाह रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर उन्होंने ही हैज गिवन अ हिंट, एक इशारा उन्होंने दिया राजा आमिर अब्बास साहब कि इमरान खान साहब में बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट, एक मिलिट्री कोर्ट में मिलिट्री एक्ट के तहत इमरान खान साहब पर या किसी और पर भी, क्योंकि उन्होंने बात इमरान खान साहब का तो पर्टिकुलर सवाल भी हुआ उसके ऊपर जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस मैटर यानी कि अभी ये अंडर हेयरिंग है, बट उसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी ओहदे से हो, कोई भी शख्सियत हो, ही कैन बी ट्राइड अगर ये साबित हो जाए कि जनाब कॉम्प्रोमाइज की है किसी मिलिट्री पर्सनल की ड्यूटी, जो कि आर्मी एक्ट का सेक्शन D21 भी कहता है। आपकी राय के अंदर क्या सिविलियंस को और खासतौर पर इन दिस केस इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है राजा आमिर अब्बास साहब? देखिए, आप मिलिट्री कोर्ट्स का जो शौक है, ये आप किसी ऑफेंस में, किसी जुर्म में उनको लेके जाएंगे मिलिट्री कोर्ट इमरान खान साहब को। सबसे पहले तो देखना होगा कि जी किस जुर्म में लेके जाते हैं, आया कोई टेररिज्म का जुर्म साबित भी होता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की जजमेंट, आई थिंक शाह खबर विल एग्री, जिसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म क्या है, दहशतगर्दी है क्या चीज़, और क्या आया ये जो एक्ट है 9th में, ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है या नहीं। तो ये वो क्वेश्चन होगा कि जिसमें बेसिकली देखा जाएगा कि ऑफेंस जिसके का ट्रायल हो रहा है वो ऑफेंस बनता भी है कि नहीं बनता। तो बनता हो तो फिर आप कर सकते हैं, आप ये फरमा रहे हैं। खासतौर पे जो सेक्शन D21 है आर्मी एक्ट का, जिसमें कहा जाता है कि इफ समवन हैज ट्राइड टू कॉम्प्रोमाइज द ड्यूटी ऑफ अ मिलिट्री पर्सनल, या फिर उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। असल में अभी तक इसका सुप्रीम कोर्ट में ये फाइनलिटीज केस के डिसीजन नहीं ली, वो जरा फाइनल जजमेंट आ जाए तो उसके बाद क्लियर होगा कि जी सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है इसके बारे में। अच्छा, जो रिव्यू गालिबन वहां पे पेंडिंग है उसमें। लेकिन अच्छा, इसको सादा अल्फाज में फिर ऐसे कर लें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक खबर लेके आता हूं कि जनरल फैज साहब ने कोई जुर्म कबूल कर लिया और वो आर्मी एक्ट के मुताबिक उन पे तो केस चल सकता है, तो क्या मैं शाह खावर साहब से भी और आपसे भी दोनों से राय लेना चाहूंगा इस पर कि क्या सिविलियन का नाम अगर कहीं आया कि शहजाद हुसैन भट्ट भी मुलव्वस था किसी काम में जनरल फैज के साथ, तो शहजाद हुसैन भट्ट का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? नहीं, भट्ट साहब अपना ना करवाएं, आप इमरान खान साहब पे ही रखते हैं बात। अब डायरेक्टली हम यही पूछ लेते हैं ना, चलिए इमरान खान साहब का नाम लेके शाह खावर साहब जी। देखिए, बात ये है कि तो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह, मिलिट्री के अफेयर्स के हिसाब से ऑफेंस में इन्वॉल्व होते हैं जो मिलिट्री के अफेयर्स हैं, तो ये देखना होगा कि आपने जुर्म क्या किया है। तो क्या आपने उसमें वो कहते हैं कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी बिल्डिंग को आग लगाई तो तब पता चलेगा, एविडेंस के बाद पता चलेगा, एविडेंस के बाद चलेगा। जी शाह खावर साहब, व्हाट्स योर टेक सर? देखिए, बात ये है कि जैसे भी आमिर अब्बास साहब ने भी बताया कि कोई भी मिलिट्री पर्सनल जिसने कोई मिलिट्री लॉ वायलेट किया है और उसमें अगर किसी सिविलियन का भी उसमें हिस्सा है तो फिर सिविलियन जरूर ट्राई हो सकता है। लेकिन जब अगर आप इसको इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसमें कल DG ISPR ने ये बिल्कुल कहा है कि किसी का भी रोल जो है वो जेर तजवीज़ है, अभी उसकी तहकीक हो रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत और जो SOPs है, जो इनका प्रोसीजर है, वो जब तक कोई वाजे और ठोस शहादत या मटेरियल ना हो किसी के खिलाफ, वो उस वक्त तक किसी को इम्प्लिकेट नहीं करते, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू होगा कि इमरान खान साहब जो कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनको अगर मिलिट्री ट्रायल होगा तो ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबर बनेगी। तो मेरा ख्याल है कि आर्मी अथॉरिटीज को इस पे माइंडफुल होना चाहिए। अगर जब तक उनके खिलाफ कोई बहुत ही जो है ठोस और वाज़ेह सबूत ना हो कि उन्होंने कनाइवेंस की है जनरल फैज हमीद के साथ, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी एहतियात बरतनी चाहिए। नहीं तो वो जैसे शहजाद भट्ट साहब अभी कह रहे थे कि अगर ये कहीं साबित हो जाता है कि उनकी कोई कनाइवेंस थी, कुछ सबूत होते हैं ठोस, तो फिर किया जा सकता है आपके ख्याल में मिलिट्री कोर्ट में ट्राई, या बिल्कुल किया जा सकता है। या फिर जो राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अभी सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के हवाले से केस का फैसला आना है, वो आएगा तो पता चलेगा कि किया जा सकता है कि नहीं। वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत चूंकि उनके जो को एक्यूज्ड है उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अच्छा। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि वो सेक्शन 2D जो है उसको उन्होंने कालादम करार दिया है, लेकिन उसका रिव्यू अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जेर तजवीज है।
लेकिन आप 2D को छोड़ के भी अगर आप उसकी और प्रोविजंस पढ़े तो उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई आर्मी ऑफिसर या आर्मी पर्सनल जिसने आर्मी एक्ट के किसी जुर्म की खिलाफ वर्जी की है और वो काबिल ताज़ीर है, तो उसमें अगर किसी सिविलियन की भी उसमें कनाइवेंस या उनकी आयनत शामिल है तो उसको भी ट्राई उसके बावजूद किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर। राजा साहब, आप मुतफिक हैं शाह खबर साहब से? ये कहते हैं ट्रायल किया जा सकता है। योर ओपिनियन सर? देखिए, उसमें आप जो बात करें किसी सिविलियन की कनाइवेंस, तो कनाइवेंस में एक दफा लगती है 34, जिसमें नॉर्मली एक से ज्यादा लोग होते हैं। तो इसमें अगर उसको बिल्कुल ब्रैकेट कर दिया जाएगा कि सिर्फ एक आदमी की कनाइवेंस से उस पूरे मामले में एक से ज्यादा नहीं थे, या सिविलियन के अलावा कोई और भी अगर अफराद थे, चाहे वो बिल्कुल आर्म फोर्सेस की हो, तो कनाइवेंस वहां से शुरू होगी कि जी देखा जाएगा कि जी बताइए क्या इसमें सिर्फ इमरान खान ही इन्वॉल्व थे एज ए सिविलियन, या कोई और भी थे जिसमें 109 में उन्होंने मदद की थी, या जो कि कंसर्न बंदे थे, या जिनका डायरेक्ट कोई लेजॉन था, या डायरेक्ट कोई उनका बनता था कि जी वो भी उसमें शामिल हो सकते थे। तो ये वो चीजें हैं कि जिसको एविडेंस की थ्रेशोल्ड उस पर परखा जाएगा। अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं कि एविडेंस क्या है वहां पे, वो अगेन वो तो तभी पता चलेगा, जो कि कल डीजी आईएसपीआर साहब ने भी बताने से गुरेज किया कि चल रही है उसके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन और सब मामलात। शाह खबर साहब, लास्टली आपसे ये सवाल कि 9 मई के केस, ये कोई अलग केस होगा जिसमें जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया, उसके अंदर इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश कर लिया जाएगा, मुलजिम बना लिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा उस मुकदमे के अंदर, या फिर ये 9 मई के केसेस के अंदर भी जैसे कि पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है 9 मई के बहुत सारे केसेस में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल रुके हुए हैं, उसी के तहत ही मामला होगा? देखिए, 9 मई के वाकयात में जो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही है, जी, वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के खिलाफ भी कोई इंक्वायरीज जो है वो अभी पेंडिंग है। लेकिन ये जो जनरल फैज हमीद वाला वाकया, ये थोड़ा सा उससे डिस्टिंग्विशेबल है। उसकी वजह ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेफरेंस भेजा था, जो टॉप सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो उन्होंने उसको रिवर्ट बैक कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि आप इसको आर्मी के जो लॉज हैं उसके मुताबिक देखें। लेकिन वो तो बस अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। प्रेस रिलीज में 2 इशू थे, एक टॉप सिटी था और दूसरा था आर्मी एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट खिलाफ वर्जी। आफ्टर रिटायरमेंट उनका जो वो एलेज कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हैं कि जो मुल्क के मुफाद में नहीं थी, एंटी स्टेट थी, या आर्मी के जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी थी। तो वो उस तनाजुर में अगर इमरान खान उसमें कनेक्ट होते हैं तो तब वो ट्राई हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको बहुत ठोस और वाज़ेह शहादतें, सिर्फ फैज हमीद साहब की जो सिर्फ अगर स्टेटमेंट अगर वो दे दें कि ये मुलविस थे, वो काफी नहीं होगा। उसके लिए उनको नाकाबिल तरदीद सबूत और एविडेंस जो लानी पड़ेगी, तब आप उनको शामिल कर सकते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, हम फर्ज कर लेते हैं, जैसे अभी आप दोनों ने बताया कि क्या इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट में ट्राई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हम फर्ज कर लेते हैं हाइपोथेटिकली कि कर लिया जाता है जी, मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर लिया जाता है, मिलिट्री अदालत से कह लीजिए सजा हो जाती है, फर्ज कर लिया बिल फर्ज महाल, तो वो बाद में चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में होगी ना राजा आमिर अब्बास साहब, और फिर वो जो सबूत वहां पे मिलिट्री कोर्ट में रखे गए होंगे उन पर जरा हाई कोर्ट के अंदर होगी, मैं गलती से सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के अंदर होगी। बिल्कुल, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा कि जी ये देखा जाएगा। अभी जैसे शाखावर ने बताया कि जी एविडेंस को देखा जाएगा, जी कौन सा एविडेंस है कि जो ये बात कह रहे हैं कि जी ये उस कॉन्स्पिरेसी में मौजूद था, या ये फलाना फलाना शख्स बैठा हुआ था, ABC। तो ये तमाम चीजें जब एविडेंस के तौर पे सामने आएंगी, सिंपली किसी कंसीडिंग स्टेटमेंट से नहीं होगा कि मुझे तो खान साहब ने कहा था या ये कहा था। बिल्कुल ठीक। तो इसमें कॉन्स्पिरेसी में ये लॉ यही है, एग्जैक्ट एविडेंस आए कि जी मैं मौजूद था, मेरी मौजूदगी में ये बातें हुई और मैंने ये सुनी, या मेरे अलावा A, B या C ने भी ये बातें सुनी और वो भी इस चीज को कटारे में आके बात कहने के लिए तैयार हैं। और वहां पे देखा जाएगा कि जी कौन कौन मौजूद था इस पूरी, अगर कोई 109 था कॉन्स्पिरेसी थी तो उसमें खाली एक आदमी नहीं होता, क्या एक से ज्यादा थे?
साजिश लफ्ज देखिए कि एक आदमी की साजिश नहीं होते। बिल्कुल ठीक। साजिश का मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठते हैं कि जी वो बैठे, उन्होंने कोई साजिश बुनी या तैयार की, तो इस साजिश में कौन थे और बाकी, तो क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा? एविडेंस इंतहाई काबिल एहतराम शाह खबर साहब, मेरा आपसे आखिरी, आपको बात करना चाहते हो पहले कर ले, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा। आपको फरमा रहे हैं, फरमाइए सर। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, ये रिकॉर्ड पे ले है कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 है, उसमें जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल या कोई भी कोर्ट मार्शल, उसकी कोई भी अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कॉम्पिटेंट नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार्ड है, जिसमें कि आर्मी के डिसिप्लिन के मामलात हों। तो इसमें बिल्कुल इनकी अपनी कोर्ट ऑफ अपील होती है। अगर इस केस में जो भी फैसला होता है, उसकी अपील जो है वो उसकी कोर्ट ऑफ अपील कॉन्स्टिट्यूट होगी, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं और वो फाइनल अपील होती है। उसके बाद उसके अगेंस्ट अगर किसी को सजा हो जाए और वो कोर्ट ऑफ अपील भी बहाल रखे, तो फिर आर्मी चीफ के पास माफी का इख्तियार है और उसके बाद सदर पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल ठीक। हाई कोर्ट में सिर्फ उन केसेस में जाया जा सकता है कि जिसमें 3 एलिमेंट्स हों, कि एक तो वो जो ट्रायल हुआ है किसी का भी, चाहे वो आर्मी अफसर का है या सिविलियन का है, वो विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था, वो फोरम नॉन जुडिस था और वो बदनीयती पर मबनी था। ये जब तक इंग्रेडिएंट्स आप साबित नहीं करेंगे तो हाई कोर्ट्स उसको एंटरटेन नहीं करेगी। तो इसलिए इसका एज अ मैटर ऑफ राइट हाई कोर्ट में कोई अपील का राइट नहीं है किसी को भी कोर्ट मार्शल के फैसले की। तो आसान अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को सजा होती है, पहले तो उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाता है, मिलिट्री कोर्ट से अगर उनको सजा होती है तो उनका केस भी क्या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जुमरे में आएगा अगर फैज हमीद के साथ चल रहा है? डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। अच्छा, कि अगर उनको ट्रायल किया जाएगा आर्मी के एक्ट के तहत, तो उसमें तो 3 फील्ड कोर्ट मार्शल होते हैं ना, एक समरी कोर्ट मार्शल होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल होता है, एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है और एक जनरल कोर्ट मार्शल। ठीक है। इन सब की जो कोर्ट ऑफ अपील का अपना अपना तरीका है, वो उनकी अपनी हायरार्की है और उसमें फाइनल जो है मर्सी पिटीशन वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है। इसी तरह अगर आप नेवल और एयरफोर्स के एक्ट्स को देख लें तो उसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पास है और आखिरी जो मर्सी पिटीशन है वो सदर मुमलिकत के पास। बिल्कुल ठीक। तो साहब जाते जाते एक छोटी सी बात जरा समझाते जाए मुझे कि नैब तरमीम का जो बहाली का बात अभी चल रही थी, उसमें 50 करोड़ से जायद जो पीटीआई के केसेस और बाकी केसेस एफआईए को भिजवाने की बात चल रही थी। 2 लाइनों में समझा दे सर, क्या ये इस बात का सुप्रीम कोर्ट वाली बात से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा या मजीद मुश्किलात होंगी? बतौर वकील क्या देख रहे हैं सर? मेरा ख्याल है कि सरे दस्त तो रिलीफ मिलेगा और दूसरी मेरी अपनी राय ये है कि शायद ये अगर एफआईए को भी भेजें तो वो फिर एफआईए की भी कॉग्निजेंस मेरा ख्याल में कि नहीं बनती। ठीक, बहुत शुक्रिया शाखावर से अपना कीमती वक्त दिया। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। आप सर इस पे क्या राय रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो तरामीम बहाल की हैं नैब के हवाले से, मुझे एक बुनियादी सी चीज़ उसके अंदर, मैं इस बात पे ज़रा बाद में आता हूँ कि एक इंक्विजिटोरियल लॉ था ये, उसको एडवर्सेरियल बना दिया, उससे क्या मुराद है वो तफसील में बात करते हैं। लेकिन ये कि ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हुए, जो तरामीम की गई नैब कानून के अंदर और पार्लियामान को इख्तियार है वो तरामीम करने का। कल को पार्लियामान ये तरामीम कर ले किसी भी कानून के अंदर कि करप्शन किसी किस्म का जुर्म है ही नहीं, तो फिर भी बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी। इस फैसले तो ये समझ आ रहा है, इस पे आपकी राय क्या है बॉस? ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे थे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब आपका शुक्रिया। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप पूरे नैब लॉ की एक हिस्ट्री देखें, जब से 99 से लेके 2024 तक देखें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जो हमेशा से समझती ये रही है कि ये जो लॉ है इसको आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। और नैब ने ऐसे एग्जेजरेटेड इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस के अंदर या इस तरह की चीज़ें बनाई हैं कि जिसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव करना जो था वो नामुमकिन था। और आपके सामने बहुत सारी एग्जाम्पल्स इस चीज़ के अंदर हैं। और ये एक चीज़ इसके अंदर थी कि इस लॉ को बेहतरी की
गुंजाइश है, इसको बेहतर किया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती थी तो वो अपने दूसरे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको सप्रेस करने के लिए इस लॉ का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, और ये स्टार्ट 2002 से लेके ये 2024 तक आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। अब उसके अंदर ये है कि इसके अंदर गाहे बगाहे जो है इसके अंदर अमेंडमेंट्स जो है वो की गई। सबसे मेजर जो अमेंडमेंट्स की गई थी वो 2019 के अंदर पीटीआई गवर्नमेंट ने की थी और ऑर्डिनेंस लेके आए थे, जिसके अंदर आपको बहुत सारी जो अमेंडमेंट इस वक्त आपको नजर आ रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर भी लिखा है कि पिटीशनर ने जिन चीजों को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो तो सारी की सारी जो है उनमें बहुत सी ऐसी हैं जिनको अपनी गवर्नमेंट के दौर के अंदर जो है उसको उन्होंने चेंज किया, और उसके बाद उसका क्रेडिट लेने की भी कोशिश की कि नैब जो है वो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के लिए, बिजनेस के लिए और गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक के तौर पे है। अब उसके बाद ये है कि कोई चूंकि एक सारी एक्सरसाइज आपको पता है कि जब हम ऑपोजिशन के अंदर होते हैं हमारा नैरेटिव और है, ये तो हाफिज साहब हो गया। मेरा सवाल बड़ा बुनियादी सा नैरेटिव और है। मेरा बॉस बड़ा बुनियादी सा सवाल ये है कि नैब गलत और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा, ये बात मानने में आती है और हर दौर के अंदर होता रहा। इसको रोकने की बजाय आप उसको टूथलेस कर दें लॉ को, इनफैक्ट आप यूं कर लेंगे खत्म ही कर दें। आप ये देखिए कि 50 करोड़ से ऊपर करप्शन जो है, अच्छा जो नीचे करप्शन है आप जी उससे ऊपर करें, वहां पे तो एंटी करप्शन है, वो जिस तरह से काम करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है। FIA किस तरह से काम करती है वो भी हमें पता है। क्या वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं होता? क्या इस वक्त वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा? इफेक्टिवली अगर हम बात करें नैब कानून टूथलेस और बाकी जो इदारे हैं जिन्होंने करप्शन की तहकीकात करनी है वो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हैं और उनके ऊपर इख्तियार साहिब इख्तियार जो है उनका जोर चलता है, तो फिर क्या करें? दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि क्या नैब या नैब का लॉ जो है ये पाकिस्तान के अंदर इसने करप्शन को कंट्रोल किया है या पाकिस्तान के अंदर इसने कोई और इसके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं? तो बात सीधी सी है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो 99 को अगर आप 2024 से कंपेयर करें तो करप्शन बढ़ी है। क्या पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस बेहतर हुई है? नहीं बेहतर हुई। क्या पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी के लिए इस लॉ ने या इस इंस्टीट्यूशन ने काम किया? तो नहीं हुआ। हम तो एकेडमिक बात कर सकते हैं तो अब इसका वे फॉरवर्ड है, और वो वे फॉरवर्ड ये है कि दुनिया के जितने ममालिक हैं जिन्होंने इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की है उन्होंने अपने नई लेजिस्लेशन बनाई है और उसके नीचे इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं। अब दो चीजें जितनी देर आप नहीं करेंगे और आप इसके अंदर जान डालते रहें कि नहीं इसको बेहतर, और दूसरी एक और चीज है, जब आपकी पार्लियामेंट जो है उसके आपके सामने दोनों हाउसेज ने उसको अप्रूव किया है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर्स बेंच जो है उसके ऊपर बैठा है, और उससे पहले 44 के करीब इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी जो 22/6/2022 को सर मैं उस मामले पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ मैं आपसे एक छोटा सवाल सुन लेना, बात पूरी सुन ले, गुजारिश तो सुन लीजिए, तो नहीं है गुजारिश तो सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन मैं ये बताऊं कि ये डिटरमिन करना जो है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने करना। जब से काजी फाइज ईसा साहब आए हैं ये पहली जजमेंट एक ऐसी आई है कि जिसके अंदर एक यूनानिमस डिसीजन आया है, और इसमें बहुत सारे ऐसे जजेस हैं सर हो गया, ये बातें अपनी जगह पे हैं बॉस। मुझे बताएं कि आप बात कर रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर डिफरेंट बाकी और मैकेनिज्म्स बनाए गए कि किस तरह से करप्शन को रोकना है। चलें मैं आपसे दुनिया भर की बात कर लेता हूं। दुनिया भर के अंदर जो एंटी ग्राफ्ट लॉज हैं वो इंक्विजिटोरियल होते हैं अपनी नेचर के अंदर, यानी कि जिस पे इल्जाम लग रहा है व्हाइट कॉलर क्राइम का, क्योंकि साबित करना इंतहाई मुश्किल है, वो बताए कि ये उसके पास जराए कहां से आए कि उसने ये सब माल असबाब बनाया। यही यहां पे था ना एसेट बियॉन्ड मींस वाले मामले के अंदर। इसको एडवर्सरियल कर देना कि भाई प्रोसिक्यूशन साबित करे। पहले सबसे पहले देखें, अब बाजवा साहब सबसे पहले ये है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन सोर्सेज को तो आइडेंटिफाई करे कि यही तो चेंज किया ना सर बीच में रिसोर्सेज हैं ये क्या सर व्हाइट कॉलर क्राइम में आप कटहरे के अंदर खड़ा कर दें और आप उसे बताएं कि आप अपने रिसोर्सेज एक्सप्लेन करें। तो क्यों ना करे सर, मतलब वो सर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो क्यों ना करे? करनी है उससे पूछ लिया अगर कि यार तुम्हारी इतनी तनख्वाह है, तुम्हारा ये बिजनेस है, तुम बताओ। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस है। अब जज साहब ने जो जजमेंट दी थी वो 2 एक पॉइंट पे रहते हैं ना सर, अंदर भी आपके जस्टिस मंसूर सर जी पॉइंट पे रहते हैं। नोट इन एडिशन टू दैट कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पे चले जाएं। हो गई सर पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, 25 करता है। मैं हुजूर सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि किसी इज्जत माब आली जनाब से जो कि एक अवामी ओहदे पर बैठे आके उनसे अगर हम ये गलती कर बैठे पूछने की कि जनाबे वाला ये महल जो आपके पास है ये कहां से आए हैं, जरा बता दीजिए, इसकी रसीद दे दीजिए, तो ये गलत डिमांड है हमारी क्या? आसान सी मैं
ज़रा इस मसले को ज़रा आसान सा करना चाहता हूँ। मुझे जो समझ आई है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है नैब तरमीम बहाल करने वाला, इसमें जो मुझे आसान सी बात पहली तो ये समझ आई है कि आज तोशाखाना केस 2 जो है वो ख़त्म हो गया और इमरान खान का अलकादर ट्रस्ट केस भी ख़त्म हो गया। बैरिस्टर गौहर भट्ट भी ये बार बार अभी मैं सुन रहा था, कह रहा है कि केस अब मेरिट पे ख़त्म हो जाएगा और तोशाखाना 2 चल ही नहीं सकता। आप एक माहिर कानून है, आप इस सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को, नैब तरमीम बहाल को, अगर कंपैरिजन अलकादर और इसके साथ करते हैं तोशाखाना 2 के साथ, तो उस पर भी मेरी रहनुमाई फरमाए। मुझे तो ये समझ आया कि ये नहीं चल सकता, आप मेहरबानी फरमाएं। अच्छा, इसके अंदर बट साहब ये है कि जो आपका सेक्शन 5 के नीचे अमेंडमेंट आई थी मॉनेटरी लिमिट की, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि उसके अंदर 500 मिलियन का एक था, अगर तो वो कैप जो है वो क्रॉस नहीं होता तो उसका मतलब ये है कि नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगी, और अगर कैप क्रॉस कर दिया जाता है 500 से अबव जो है तो नैब की जुरिस्डिक्शन आ जाएगी। आप सब उसमें होना पता है क्या है, उसमें मैं अभी प्रोग्राम के शुरू में भी ये बात कर चुका हूँ, उसमें होगा ये कि अब के नैब ये कहेगी कि हम इसको 50 करोड़ से नीचे रख लेते हैं, फिर कौन सा मसला है? उन्होंने खुद ही करना है ना, उसके अंदर सारी वो जो अप्रेजल करने हैं, या उन्होंने बताना है कि पहले उन्होंने एक 80 लाख की 2-2.5 करोड़ की चीज़ को 3 अरब का बना दिया था, अब उसको वो से नीचे ले आएंगे, तो वो तो अभी भी उनके इख्तियार में, और ये यूं ही इस्तेमाल होगा जिसकी हाफिज साहब बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। आज 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान है और 59 साल गुजरे जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था और फिर पाकिस्तान की फोर्सेस ने बड़ी जवामर्दी से उनका मुकाबला करते हुए सरजमीन पाकिस्तान का दिफा किया था। आज उसकी सालगिरह, मैं कहूँगा उस फतह की सालगिरह के मौके पर आर्मी चीफ साहब का भी पैगाम आया, और बात तो यूँ है, आर्मी चीफ साहब के पैगाम की मैं बात करता हूँ, लेकिन बात तो यूँ है शहजाद भट्ट साहब के आज भी हमें 59 साल बाद भी हमें बैरूनी और अंदरूनी खतरात का सामना है। दुरुस्त। और उससे मैं कहूँगा ज़्यादा हो चुका है। मतलब उस वक्त तो भारत की तरफ से वो था, आज आप अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स देख लें, आप बलूचिस्तान देख लें, आप अफ़गानिस्तान के साथ मामला देख लीजिए, आप ओवरऑल मुल्क में जो बदअमनी है उसको देख लीजिए। और फिर आर्मी चीफ साहब ने जो फरमाया कि एक कन्वेंशनल रिवायती दहशतगर्दी तो है अपनी जगह पर जिसका मुकाबला अफ़वाज पाकिस्तान कर रही हैं, लेकिन डिजिटल दहशतगर्दी का वो अक्सर जिक्र करते हैं, और आज भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा खतरनाक है रिवायती दहशतगर्दी से, जो डिजिटल दहशतगर्दी है। दुरुस्त। तो उसमें मैं एक सवाल तो खैर ये रहता है जहन के अंदर कि फेक न्यूज़ हो सकती है उसके अंदर, डिजिटल दहशतगर्दी में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसके कवानीन भी है, लेकिन एग्जैक्टली डिजिटल दहशतगर्दी से मुराद क्या है ना, वो ज़रा वो भी बयान हो तो ज़्यादा बेहतर। ठीक कह रहे हैं भाई साहब। सबसे पहले तो बात यह है कि आज 6 सितंबर है, पाकिस्तान की फ़ौज और कौम जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो 6 सितंबर 1965 वाला वाक़या था और आज का जो 6 सितंबर है, इस 6 सितंबर में डिजिटल दहशतगर्दी की जो आप फरमा रहे हैं बात, वो ही सबसे अहम है। बैरूनी जो दुश्मन है वो हम पर हमला कर रहे हैं, पहले जंगे 1965 की जंग, 71 की जंग, कारगिल, ये सारी, लेकिन अब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह करने के लिए साजिश हो रही है, जिसका जिक्र सिपह सलार कर रहे हैं और आप फरमा रहे हैं। ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही। इंसाफ तो ये है कि इस वक्त अब जो मैं समझ रहा हूं कि हमें 6 सितंबर आज के दिन से ये सबक सीखना चाहिए कि हमें डिजिटल दहशतगर्दी रोकनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मुआशियत रोटी, वो अभी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें खातून ने शॉट किया था, शॉट है जरा चलाया जरा, वो दिखाएं जरा, क्या सवाल क्या था, जवाब उस पे क्या था? जी बाजवा साहब, बात सुनिए आपने मेरी बयान की, बिल्कुल आला नस्ल का बाउंसर मारा और उम्दा सवाल किया, और उसी तरह का पुल किया है DG ISPR ने कि हम बात करेंगे तो आप कहेंगे मौशियत पर बात होगी। बट माजरत के साथ मैं यह कहूँगा, यही बात तो बाबा बुल्ले शाह कह रहा है, 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, जे ना 6वां लब्बे ते बाकी जांदी ये गल मुक। लेकिन ये बाबा मतलब कि अगर रोटी नहीं होगी तो पूरे इस्लाम के रुकन खत्म हो जाएंगे। मुझे जो बहन ने जो सवाल किया मुझे वैसे उसकी समझ नहीं आई, क्योंकि SIFC जो है वो बाकायदा फौज के एगस के अंडर है, आर्मी चीफ साहब उसके मेंबर भी हैं, उसके अलावा हाजिर सर्विस मेजर जनरल्स भी उसके मेंबरान हैं, उसके अलावा लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया जिसपे कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी है, आर्मी चीफ साहब ने उसका भी इफ्तिताह किया। और ये मईशत के अंदर ही है ना, डायरेक्टर आर्मी के खानेवाल में, पीरोवाल के मकाम पे एक जगह पे ये हो रही थी, एक तकरीब हो रही थी लैंड लिम्स की, जिसमें आर्मी चीफ साहब मौजूद थे,
तारिक बशीर चीमा साहब सर तब फूड मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने ये फरमाया कि हमें शर्म आती है कि हम अब ज़राअत के मामले में भी, मईशत के मामले में आपसे मदद दें। आर्मी चीफ साहब स्टेज पे आए और उन्होंने आके कहा कि आपको शर्म आती है, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान की मईशत के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे हैरानी है कि शायद वो DGISPR को बाजवा साहब ठीक कह रहे हैं। हमें आज के दिन कौम को भी यही पैगाम देना है कि भारत ने बलूचिस्तान और KPK में प्रॉक्सीज के जरिए जो दहशतगर्दी के साथ डिजिटल दहशतगर्दी शुरू कर रखी है, हमें एक नई तर्ज के महाज जंग शुरू करना है और पूरी कौम को इकट्ठा करना है। इस मौके पर अगर हम मिल बैठेंगे। और एक चीज़ जाते जाते सिर्फ आखिरी ये है कि बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का जिक्र किया ISPR ने और डिजिटल टेररिज्म का जिक्र करते हैं आर्मी चीफ साहब। पूरी कौम को अगर साथ इनकी ज़रा बाकायदा डेफिनेशंस भी पता चल जाए ना कि कौन है जो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहा है, मिसालों से ज़रा वाज़ेह हो जाए ताकि तमाम कौम अपने इदारों के साथ खड़ी हो और वो जो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं जिसकी डेफिनेशन हमें पता हो, उसके खिलाफ उसकी सरकोबी के लिए भी काम कर सके। आपने प्रोग्राम देखा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।